हाँ जी बेटा जी, हम लोगों ने बेटा जी अपना टॉपिक शुरू किया हुआ है। टॉपिक का नाम है बेटा जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज अपना टॉपिक एक खत्म होने वाला है और आज इस टॉपिक में हमें क्या क्या बातें करनी है। आज हम सबसे पहले बेटा जी अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है बेटा जी यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस। जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है गैमेटोजेनेसिस, नाम को तोड़ देते हैं। नाम को हमने बोला अंशु बेटा, गैमेटो का मतलब है गैमीट। बेटा जेनेसिस वर्ड का मतलब है बनना, आप कह सकते हो फॉर्मेशन। मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। सिंपल से डेफिनेशन बोलिए बेटा जी। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। अब यहाँ पे मेरे बेटा वर्ड आता करती कि हम तो यहाँ टॉपिक पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल के अंदर जो गैमीट का नाम होता है उसका क्या नाम बेटा जी यहाँ पे स्पर्म। तो हम इसके एक और वर्ड बोलने वाले हैं। इन द केस ऑफ मेल इसी स्टेप का नाम होने वाला है बेटा जी यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस। मैं अभिनव बेटा इस वर्ड को भी तोड़ दूं वैसे ही बातें होगी। स्पर्मा वर्ड का मतलब है स्पर्म और बेटा जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए थोड़ी सी डिटेल ऐड करते हैं, थोड़े से और अच्छे वर्ड यूज करते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे ऐसी कुछ बातें ऐड करता हूँ बेटा जी कि कैसे कैसे सारा काम होगा। हम इसको अलग अलग पेजेस में दिखाने का काम करेंगे बेटा जी। सबसे पहले हम प्रीकर्सर सेल का नाम लिखते हैं बेटा जी। तो सबसे पहली सेल जिससे कि स्पर्म बनने वाला है उस सेल का नाम होता है बेटा जी स्पर्मेटोगोनिया। आप कहते हो सर ये एक प्रिमिटिव सेल है, ये एक प्रीकर्सर सेल है जो बनाएगी बेटा जी यहाँ पे स्पर्म को। जैसे एक मेल प्यूबर्टी को अटेंड करता है, उसमें हार्मोनल लेवल चेंज होता है। सेल्फरस ट्यूब्यूल के अंदर बेटा जब एंड्रोजन हार्मोन जाता है तो वो एक्टिवेट करता है बेटा जी इस स्पर्मेटोगोनिया को कि ये मियोसिस करके प्रोड्यूस करे किसका बेटा स्पर्म का। अब सोचने वाली बात है कि सेल्फरस ट्यूब्यूल में एक नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया होगा। अगर उन सारी सेल ने बेटा जी मियोसिस करके यहाँ पे स्पर्म बना दिया तो स्पर्मेटोगोनिया की सेल क्या हो जाएगी बेटा जी खत्म हो जाएगी। और अगर स्पर्मेटोगोनिया की सेल खत्म हो गई तो क्या होगा, स्पर्म बनना ही बंद हो जाएगा। इसका मतलब हमें पहला फेज में पहला स्टेप तो ऐसा करना पड़ेगा कि ये सेल बार बार अपने आप को क्या करे बेटा जी यहाँ पे डिवाइड करे और अपने नंबर को क्या करे बेटा जी यहाँ पे मेंटेन। तो मैं साइड में कुछ बात लिखूं, साइड वाली बातों को समझना। मैं यहाँ ये बोलता हूं बेटा जी स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और समझने गुड़िया में पहला स्टेप बोलूंगा बेटा यहाँ पे बड़ा अच्छा सा नाम है, नाम को देखना यहाँ पे स्पर्मेटोसाइटोसिस। स्पर्मेटोसाइटोसिस या मैं बोलूंगा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। मैंने वर्ड क्या लिखा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, मतलब एक स्पर्मेटोगोनिया undergo mitotic division to form a large number of spermatogonia। तो इसका मतलब मैं कुछ ऐसा कह दूं यहाँ पे मेरे बेटा कि इस सेल ने अपने आप को डिवाइड किया by the process of mitosis, by the process of। तो मैं अभिनव बेटा अगर इस डायग्राम को साइड में लिखूं, ये साइड में डायग्राम बनाऊं तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि भाई ये अगर हमारी बेटा यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया की शुरू में कुछ भी हम पे नंबर ले रहे हैं, ये बेटा यहाँ पे डिवाइड की माइटोसिस से, तो आपके असर दो स्पर्मेटोगोनिया बने। ये फिर बेटा जब अपने आप को माइटोसिस से डिवाइड करेंगे तो बेटा भी 4 स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। ऐसे बेटा ये फिर अपने आप को डिवाइड करेंगे तो आप कहोगे सर यहाँ पे डिवीजन की वजह से एक लार्ज नंबर ऑफ क्या बनेंगे बेटा यहाँ पे
स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। अब आप इमेजिन करके चलना 100 स्पर्मेटोगोनिया उन्होंने डिवाइड करके बनाया तो कितने बन गए बेटा जी? 200 बन गए, मतलब डबल हो गए। तो जो अभी नए बने हैं वो अपने आप को बेटा जी करेंगे डिफरेंशिएट, वो अपने अंदर न्यूट्रिएंट को क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे ताकि वो मियोसिस कर सके बेटा। तो मैं कहूंगा माइटोसिस के बाद दूसरा स्टेप हो गया मेरे बेटा जी यहाँ पे डिफरेंशिएशन। मतलब यहाँ पे जो आधे स्पर्मेटोगोनिया सेल है वो अपने आप को क्या करेंगे बेटा जी, डिफरेंशिएट करेंगे, ग्रो इन द साइज करेंगे बेटा जी। और वो ग्रो इन द साइज करेंगे तो वो जो सेल बनेंगे बेटा जी उस सेल का नाम रखा जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब इनमें से शुभम बेटा हम किसी एक को मान लेते हैं वो साइज में कैसा हो गया, बड़ा हो गया, तो वो क्या है बेटा जी यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। क्या ये पहला स्टेप आप लोगों को समझ में आया? मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं ताकि चीजें सारी बेटा जी अलग अलग आपको समझ में आए। तो मैं यहाँ पे दिखाई देता हूं, बोलेगा मेरे भाई। हाँ जी, आकृति गुड़िया, अंशु गुड़िया, वंशिका गुड़िया, बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। पहला स्टेप था यहाँ पे, वहां पे बेटा सबसे पहले यहाँ पे माइटोसिस किया, उसने अपना नंबर बढ़ाया। तो ये आपको दिखाई दे रहा है सर माइटोसिस करता जा रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से एक नंबर बनकर तैयार हो गया। वो नंबर को इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद में जो यहाँ पे नए बने उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनी अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेंगे ताकि अब वो अपने आप को स्पर्म बनाने के लिए तैयार कर सके, वो अपने आप को ग्रो कर लेंगे। ग्रो का क्या मतलब है, वो अपने अंदर न्यूट्रिएंट को डिपॉजिट करेंगे तो सेल का साइज क्या होगा बेटा जी, बड़ा होगा। और अब वो मैच्योर हो गए हैं, अब वो ये कह रहे हैं भाई अब हम रेडी हैं स्पर्म बनाने के लिए। तो हमने कहा उनका डिफरेंशिएशन हो गया, अब वो डिवाइड नहीं करने वाले, अब वो डिवाइड नहीं करने वाले। तो मैंने कहा डिफरेंशिएशन के बाद अब जो चीज बनी उसका नाम क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो पहला जो स्टेप था स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, क्या वो समझ में आया बेटा जी? जहां पे नंबर लगातार क्या हो रहा है बेटा जी, आपका इंक्रीज हो रहा है और डिफरेंशिएट होके क्या होंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब आपने कहा सर इसके बाद क्या होगा, तब आता है सेकंड स्टेप बेटा। अब इन्होंने बेटा जी इस सेल ने किया मियोसिस फर्स्ट। तो जरा हम डीएनए की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी स्पर्मेटोगोनिया की सेल है बेटा जी, इनकी अगर आप फ्लोइड की बात करोगे ये कैसी है बेटा जी, यहाँ पे 2n है। इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है बेटा जी वो कितना है, यहाँ पे आपका 46 है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। यहाँ पे मेरे बेटा जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी क्योंकि उसमें तो माइटोसिस किया है, इक्वेशनल डिवीजन है, तो वो भी कैसी होगी मेरे बच्चा, यहाँ पे आपकी 2n होगी और क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा बेटा, यहाँ पे 46 होगा। अब मेरे बेटा ये करते हैं मियोसिस फर्स्ट, और आप जानते हो मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या होता है, डीएनए कंटेंट हाफ हो जाता है। नॉट डीएनए कंटेंट, हम ये कहते हैं प्लोइडी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। तो आपने कहा सर अगर प्लोइडी हाफ हो जाएगी इसका मतलब अब आगे जो सेल बनेगी उस सेल का नाम क्या है बेटा जी, यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आपने कहा सर यहाँ पे मियोसिस हो गया, और अगर यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हुआ है तो सर यहाँ पे 2 सेल बन गई। तो मैं बोलूंगा मेरे बेटा इनकी फ्लोइडी की बात की जाए तो इनकी फ्लोइडी बेटा हाफ हो गई, तो मतलब इनकी फ्लोइडी मेरे बच्चा यहाँ पे हाफ हो गई। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं बेटा जी, यहाँ पे 23 हो गए। अब आपने कहा सर मियोसिस फर्स्ट हो गया, इसके बाद होगा बेटा जी यहाँ पे मियोसिस सेकंड, और ये बनेगा बेटा जी यहाँ पे स्पर्मेटिड। क्या बनेंगे, आप कहोगे सर इस केस में डीएनए कंटेंट भी आप हो जाएगा, और इस सेल ने अगर अपने आप को मियोसिस सेकंड कर लिया
तो सर यहाँ पे टोटल बन गए 4 सेल। आप कहोगे सर प्लोइडी इसमें वही सेम रहेगी और कितनी रहेगी बेटा यहाँ पे n रहेगी और कितनी रहेगी 23 रहेगी। अब आप देखिएगा पहले स्टेप में वो डिवाइड करते हैं माइटोसिस से डिफरेंशिएट करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर मियोसिस करके उसने प्लोइडी को हाफ कर लिया, मियोसिस फर्स्ट किया फिर मियोसिस सेकंड किया और स्पर्मेटिड बन गई। बट ये जो स्पर्मेटिड बना, ये जो गैमीट बना, ये तो बेटा नॉन मोटाइल है, ये तो बेटा नॉन फ्लैजिलेटेड है। अब भैया जी मेल के गैमीट को चल के जाना है अप टू द फीमेल फैलोपियन ट्यूब तक, तो इट मस्ट बी मोटाइल, इट मस्ट बी पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट भैया जी स्पर्म का यहाँ पे वेट कैसा है बेटा जी, पूरी सेल वाला वेट होगा, सेल वाला मास होगा। अब अगर उसे एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मोशन करना है, लोकोमोशन करना है, तो ये चाहिए अगर लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करूं तो मस्ट बी लाइट इन द वेट। तो जो चीज उसे नहीं चाहिए वो उस अननेसेसरी चीजों को क्या करेगा बेटा, यहाँ रिमूव करेगा। मतलब ये सेल फाइनली अपने आप को क्या करेगी, मैच्योर करेगी। तो जो फाइनल मैच्योरेशन होगा मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे होगा फाइनल डिफरेंशिएशन। आशी बुढ़े यहाँ पे क्या होगा, फाइनल डिफरेंशिएशन। और आप कहोगे स्पर्मेटिड से जो चीज बन जाएगी वो क्या होगी बेटा, यहाँ पे स्पर्म बन जाएगा। क्या मेरे बेटा क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। गरिमा गुड़िया ये बन के तैयार हो गया। इसका मतलब सर कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे हम इस तरह की बात समझ रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, ये स्पर्म जो था जो अभी नॉन मोटाइल था, इस तरह से बेटा जी मोटाइल हो। आपने कहा सर इस कंडीशन में भी नंबर कितना रहेगा बेटा, 23 रहेगा। ये है बेटा जी सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या है बेटा जी यहाँ पे एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। मैंने यहाँ पे सेल्स के नाम लिखे, स्पर्मेटोगोनिया, फिर बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बने सेकेंडरी, फिर बना स्पर्मेटो, फिर बना स्पर्मेटोजोआ। अब यहाँ से छोटे-छोटे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अगर मान लीजिएगा किसी एनिमल के अंदर, किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर बेटा जी 50 स्पर्मेटोगोनिया है, मैंने हमसे बेटा मान लिया there are 50 spermatogonia that are going to form this sperm। 50 ऐसे स्पर्मेटोगोनिया जो क्या बनाने वाले हैं बेटा, जब स्पर्म बनाने वाले हैं, तो आप बताइएगा कितने, हाउ मेनी स्पर्म विल प्रोड्यूस। गरिमा जी का आंसर है 100। बाकी कोई चेंज करना चाहेगा आंसर को? हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चे, अगर किसी एनिमल में, किसी इंडिविजुअल में, किसी ह्यूमन बीइंग में बेटा जी 50 स्पर्मेटोगोनिया है तो कितने स्पर्म बनेंगे? बोलो। क्या बात करता है यार, क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई, क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं गुड़िया भाई? आपके सामने डाटा है भाई, डाटा आपके सामने है गुड़िया। अगर यहाँ पे हम इस एक स्पर्मेटोगोनिया को मान के चले तो उससे एक स्पर्मेटोसाइट बना, उससे 2 सेकंड स्पर्मेटोसाइट बने और 4 बेटा स्पर्मेटिड बने और 4 स्पर्म बने बेटा। तो जब एक से अगर 4 चीज बनने वाली है तो 50 से कितनी बनेगी? 200। तो बच्चा हमने कहा मान लेते हैं 50 ऐसे स्पर्मेटोगोनिया है जो स्पर्म बनाने वाले। हमने पहले ही कहते थे कि 50 को मान के चलो आप गुड़िया। यहाँ आप ये मत मानो ना कि हाफ डिफरेंशिएट करेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं अगर किसी में 50 स्पर्मेटोगोनिया है और उनसे स्पर्म बनने वाला है तो मैक्सिमम कितने स्पर्म बनने वाले हैं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? 200। आप ना तो उन्हें यहाँ पे डिवाइड करवाना है ना उनको मैजिक कुछ और सोचना है, आपको मान के चलना है। देखो जो एग्जामिनर कह रहा है उसको मान के चलो। 50 स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बना दो, कितना बना देना बेटा जी उसको? यहाँ पे आपको बना देने हैं 200। क्या इस बात से एग्री करते हैं सारे बच्चे?
अरे शुभम बोलो। ओके, अब यहाँ पे बात ये आती है बेटा जी, name the first haploid cell that form during the spermatogenesis. First haploid cell कौन है बच्चा यहाँ पे? Secondary spermatocyte is the first haploid cell that form during the spermatogenesis. इसी में एक और वर्ड आ जाता है, name the myocyte during the spermatogenesis. ये वर्ड आप लोगों को याद है, myocyte. मियोसाइट वर्ड याद है? MIO कर सकते हो, मियोसाइट. Any cell that undergo meiosis, any cell that undergo meiosis is known as myocyte. तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि स्पर्मेटोजेनेसिस की मियोसाइट बताओ, तो क्या बताओगे बेटा जी यहाँ पे? Primary spermatocyte is the myocyte that undergo meiosis. आखिर ना बेटा जी, तो आपको ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं जिनको आपको यहाँ पे कवर करना है बेटा जी. ओके, अब एक बात आती है, सर पूरा जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसका यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है बेटा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा. हम इस स्टेप के लिए अलग से बेटे एक नया वर्ड यूज करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं बेटा यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस. अब कोई पूछे आपसे स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, तो आप एक सिंपल सा आंसर बोल सकते हो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्मेटोजोआ. कि सर एक स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होने वाला प्रोसेस क्या है, यहाँ पे आपका स्पर्मियोजेनेसिस है. तो मैं ऊपर बेटा जी इसके बारे में लिख दूं, क्योंकि अब हमें यही पढ़ना है बेटा. तो आंसर बढ़िया हमसे पूछा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, तब कहोगे the process of conversion of non-motile spermatid into motile स्पर्मेटोजोआ. एक नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड का मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाने वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा जी यहाँ पे? स्पर्मियोजेनेसिस. अब ये प्रोसेस होता कहाँ है, आपसे पूछा जाएगा साइट ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. तो आपको याद रखना है इसकी जो साइट है बेटा जी वो क्या है यहाँ पे? सर्टोली. यानी कि सर्टोली सेल से बेटा जी रिलीज सेवरल फैक्टर. ये क्या निकालेंगे बेटा जी? कुछ ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे दैट लीड टू स्पर्मियोजेनेसिस. ठीक है बेटा जी यहाँ पे इवन स्पर्मियोजेनेसिस करने के बाद में इसका जो हेड होता है, किसका हेड होता है बेटा जी यहाँ पे? स्पर्म का जो हेड होगा ये जाके एम्बेडेड हो जाएगा किसमें बेटा जी? आपका स्पर्म में उसमें सर्टोली सेल में, और फिर वहां से क्या होगा बेटा जी? बाद में रिलीज होगा. बात को शुरू करते हैं यहाँ पे क्या क्या होने वाला है. तो आज की क्लास का अपना जो आप टॉपिक है बेटा, जो टॉपिक है स्पर्मियोजेनेसिस. और ये क्वेश्चन जो पढ़ने जा रहे हो बेटा जी, ये हमारे बोर्ड में 2 मार्क्स का आता है बेटा जी, 3 मार्क्स का आता है. The cell which undergo meiosis, myocyte, the cell which undergo meiosis, जिसमें meiosis होने वाला उस सेल का नाम क्या होता है बच्चा? मियोसाइट. का फिर देखो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की सेल जिसमें क्या हुआ था मेरे बच्चा? मियोसिस हुआ. ठीक है, हाँ जी. अब आप कहते हो स्पर्मियोजेनेसिस जो है इसमें आपका स्पर्म बनने वाला है, तो जरा चेंज को समझना है यहाँ पे क्या क्या चेंज है. सबका ध्यान जरा ब्लैक बोर्ड पे और बेटा देखना जरा. आप ही कहते हो सर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सॉरी ये सेल है, और सेल के अंदर ये क्या बैठा है बेटा जी? न्यूक्लियस है. और न्यूक्लियस जो है बेटा जी ये है यहाँ पे डीएनए, जो कि बेटा जी कंडेंस फॉर्म में बैठा है.
तो पहले वर्ड को समझना। मैं न्यूक्लियस वर्ड की बात करने वाला हूं बेटा। यहाँ पे न्यूक्लियस राउंड होता है, इसमें डीएनए कंडेंस फॉर्म में होता है। जो भी बेटा दुनिया में यूकैरियोटिक सेल होती है, क्या सेल होती है बेटा जी? यूकैरियोटिक सेल होती है। उन सेल में डीएनए अपने आप को कंडेंस करता है विद द हेल्प ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन। इनकी हेल्प से बेटा जब अपने आप को कंडेंस करता है हिस्टोन प्रोटीन्स की हेल्प से, यानी हमारा जो डीएनए है बेटा जी, सोच के देखो 2.2 मीटर लंबा है हमारा डीएनए, 2.2 मीटर लंबा बेटा हमारा डीएनए है। और बेटा हमारे सेल का न्यूक्लियस का साइज तो 5 से 25 माइक्रोमीटर का होता है। अब एक माइक्रोमीटर की चीज में बेटा जी मीटर की चीज आ रही है, इसका मतलब हाईली क्या हो गया बेटा जी, यहाँ पे कंडेंस होगा। जैसे ऊन का गोला होता है ना बेटा जी, एक ऐसे आप राउंड राउंड करके उसकी फोल्डिंग करते हैं, ऐसे हमारा डीएनए क्या होता है, हाईली कंडेंस फॉर्म में होता है बेटा जी। और वो कंडेंस किस पे होता है, तो एक हिस्टोन नाम की प्रोटीन होती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है, उसमें डीएनए अपने आप को क्या करता है बेटा जी, रैप करता है। इसका मतलब न्यूक्लियस में डीएनए अकेला नहीं है बेटा जी, डीएनए भी है तो साथ में क्या यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन, इसलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं बेटा जी क्रोमैटिन। क्या वर्ड यूज करते हैं, क्रोमैटिन, क्योंकि यहाँ पे डीएनए के साथ क्या है बेटा जी, प्रोटीन भी है। कौन सी बेटा जी, यहाँ पे आपकी हिस्टोन। बट ये बहुत ही हैवी वेट की होती है। अब अगर बेटा जी हैवी इन द वेट है तो सोचो अगर न्यूक्लियस के पास हिस्टोन प्रोटीन है और वो हैवी है तो वो अपने आप को क्या करना चाहेगा बेटा जी, यहाँ पे लाइट करना चाहेगा, हाँ या ना? तो उसने मेरे बेटा क्या किया, हिस्टोन प्रोटीन को बेटा जी रिमूव कर दिया। अब कहीं ना दिमाग में कोई आएगा सर हिस्टोन प्रोटीन को रिमूव कर देगा फिर वो कंडेंस कैसे करेगा? तो मैं कहूंगा बेटा जी इसकी जगह पे वो यूज करेगा बेटा जी पॉलीअमाइड्स। कौन हेल्प करेंगे बेटा जी, पॉलीअमाइड्स। आप कहोगे सर ये प्रोटीन कौन यूज करता है, तो याद रखो बेटा जी जो भी दुनिया में प्रोकैरियोटिक सेल है जिसे आप बैक्टीरिया कहते हो, उस सेल में जब डीएनए कंडेंस होता है तो वहां पे क्या यूज होते हैं बेटा जी, पॉलीअमाइड्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पॉलीअमाइड्स एज ए कंडेंस प्रोटीन किन किन में होती है, तो या तो बैक्टीरिया यूज करता है, प्रोकैरियोटिक सेल यूज करती है, और ह्यूमन का जो स्पर्म है बेटा जी उसमें भी हिस्टोन नहीं होती, क्या होती है बेटा, पॉलीअमाइड्स होती है। और इसका होने का मेरे बच्चा एक ही कारण होता है क्योंकि लाइट इन द वेट। आप लॉजिक लगा के देखो यहाँ पे सुबह उस पंप को यहाँ पे लोकोमोट करके बेटा जी बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, अगर वो बहुत ही हैवी होगा तो क्या वो लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा? तो इट मस्ट बी लाइट इन द वेट, इट मस्ट बी लाइट इन द वेट। तो लाइट इन द वेट के लिए उसने क्या किया, इन हैवी प्रोटीन्स को रिमूव करके क्या हो गया बेटा जी, यहाँ पे वो आपका पॉलीअमाइड्स को लेके आ। बट इसकी वजह से न्यूक्लियस का साइज कैसा हो जाएगा बेटा जी, यहाँ पे बड़ा होगा। रीजन क्या, क्योंकि डीएनए इतना ज्यादा अच्छा कंडेंस नहीं हो पाएगा जितना किससे हो रहा था, यहाँ पे हिस्टोन से हो रहा था। तो पहला बात आपको समझ में आई। तो मैं कहूंगा बेटा जी उसने पहला चेंज किया। दूसरा चेंज, अब स्पर्म जो है वो जाके ओवम के साथ बेटा जी डिफ्यूज करेगा, तो उसका जो टिप का पार्ट होगा वो टिप के ऊपर ये चाहेगा कुछ मैं ऐसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को प्लेस कर लूं जैसे मैं ओवम से टकराऊं उसकी मेम्ब्रेन को क्लियर करके उसके अंदर एंट्री कर सकूं, पेनिट्रेट कर सकूं बेटा जी। तो उसकी हेड के पास क्या होंगे बेटा जी, यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को बैठाना चाहेगा। अब आप कहते हो सर न्यूक्लियस के जस्ट बाहर अगर हम सेल ऑर्गेनेल को समझ के देखें तो न्यूक्लियस के जस्ट बाहर क्या होता है बेटा जी, ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उसे ईआर की कोई जरूरत नहीं है बेटा जी, उसे ईआर का कोई जरूरत नहीं है। तो अंशु मेरी गुड़िया वो इस ईआर को भी क्या कर देगा बेटा जी, यहाँ पे रिमूव कर देगा, क्योंकि उसे ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन उस ओवम को अपना न्यूक्लियस देना, अपना डीएनए देना है। ईआर को खुद बेटा जी आपकी एक्स सेल के पास बैठा हुआ है तो ईआर को भी क्या कर देगा, रिमूव। ईआर का क्या मतलब है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या करेगा, यहाँ पे रिमूव कर देगा। इसके बगल में बैठा होता है बेटा जी गोल्जी बॉडी। क्या बैठा था, गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी आप ये कहते हैं सर ये प्रोटीन को पैक करने का काम करते हैं। तो बेटा जी ये यहाँ पे मॉडिफाइड होके बनाएगी स्पर्म की कैप। क्या बनाएगी, स्पर्म की कैप। तो हम कहेंगे स्पर्म की कैप जो बनेगी उसके अंदर होंगे बेटा जी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स।
उसमें क्या हो गया बेटा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और वो बेटा जी मॉडिफाइड होकर यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएगी एक्रोसोम। तो अब मैं जरा यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ कि स्पर्म का पहला चीज कैसे बन के तैयार होगी। तो अभिनव बेटा जरा समझना, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है जिसमें डीएनए बैठा हुआ है, और न्यूक्लियस बेटा जी यहाँ पे इलोंगेटेड शेप का है, और ये बेटा जो इसका डीएनए। ठीक बात है। आपने कहा सर इसके पास ईयर क्या हो चुका है, गायब हो चुका है, और अब इसका बेटा जो टिप का पार्ट है, उस टिप के पार्ट के पास इस तरह से बेटा जी आ गया यहाँ पे आपका एक कैप्लाइज स्ट्रक्चर, और इस कैप्लाइज स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे, एक्रोसोम। ये एक्रोसोम क्या है बेटा जी, मॉडिफाइड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम that help in penetration of sperm. तो एग की क्या करें, पेनिट्रेशन में यहाँ पे हेल्प करने वाला है। आपने कहा सर इसके बाहर क्या बैठी होगी, उसकी सेल मेम्ब्रेन बैठी होगी। क्या बैठी होगी, सेल मेम्ब्रेन। तो आपने कहा सर ये पूरा का पूरा जो हिस्सा बन गया वो है बेटा जी यहाँ पे हेड। क्या बन गया यहाँ पे, हेड। ये पहला क्वेश्चन बन गया आपके लिए। द हेड ऑफ द स्पर्म कंटेन, हेड ऑफ द स्पर्म में क्या क्या चीज होती है, तो क्या क्या चीज है बेटा जी, या तो उसके पास न्यूक्लियस है, या तो उसके पास क्या है बेटा जी यहाँ पे एक्रोसोम है। ये दो चीज होती है, क्या है बेटा जी, उसके हेड के रीजन। पहली बात सही है। अब आपने कहा सर हेड के नीचे जो आएगा वो क्या आएगी, नेक। क्या आएगी बेटा जी, नेक। अब आप कहते हो सर न्यूक्लियस के साइड में बैठा होता है सेंट्रियोल। क्या होता है सेल ऑर्गेनल, सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल हमेशा किसमें होता है बेटा जी, पेयर में होता है। किसमें होता है, पेयर में। तो आपने कहा सर एक सेंट्रियोल तो ये बैठा है और दूसरा सेंट्रियोल ये बैठा है। जो ऊपर बैठा होता हम कहते हैं ये होता है बेटा जी प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और नीचे जो बैठा होता है ये होता है बेटा जी यहाँ पे डिस्टल सेंट्रियोल। एक बात है बेटा जी। अब इस सेंट्रियोल से बेटा जी अराइज होगी फ्लैजिला। क्या अराइज होगी से, फ्लैजिला। तो हम ये कहेंगे बेटा जी यहां से फ्लैजिला अराइज होनी शुरू होगी जो स्पर्म को मोटिलिटी देगी। एक बात है बेटा जी। अब स्पर्म को अगर मोटिलिटी चाहिए तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिए। क्या चाहिए उसे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सेल का जो पावर हाउस है वो कौन है बेटा जी, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस फ्लैजिला के एक्सियल फिलामेंट के आसपास बेटा जी इस तरह स्पाइरल अरेंजमेंट में कौन बैठ जाएंगे बेटा जी, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके आसपास बेटा जी आप ये कहोगे सर साइटोप्लाज्म का भी क्या होगा, यहाँ पे आपका पार्ट भरा हुआ होगा बेटा। अभी जो लास्ट पार्ट होगा ये आपने कहा सर जो बीच का पार्ट था ये कहलाएगा मिडल पीस। क्या कहलाएगा, मिडल पीस। ये बीच का जो पार्ट आया सर ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, नेक। और ये सर जो लास्ट का पार्ट है ये क्या कहलाएगा, टेल। तो एक एक पार्ट को समझना। मैं सबसे पहले बात पूछूं स्पर्म के कितने पार्ट होते हैं, तो स्पर्म के कितने पार्ट है बेटा जी, यहाँ पे 4 पार्ट है। पहला पार्ट कौन सा है, हेड। हेड के पास क्या क्या प्रेजेंट है बेटा जी, एक्रोसोम। और क्या है बेटा जी यहाँ पे, न्यूक्लियस। आपने कहा सर ये है जेनेटिक
मेट्रियल उसका बैठा हुआ है, डीएनए उसका बैठा हुआ है, जो कि यहाँ पे इतना ज्यादा कंडेंस नहीं जैसे कि नॉर्मली सेल में होता है, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, यहाँ पे क्या है बेटा जी, पॉलीअमाइन्स। आपने कहा सर ये अगला रीजन क्या है, यहाँ पे नेक है, नेक के अंदर क्या बैठा है बेटा जी, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के बेटा जी वन पेयर प्रेजेंट है, एक पेयर का नाम है यहाँ पे प्रॉक्सिमल, तो एक पेयर का नाम है बेटा जी यहाँ पे डिस्टल। वही बात है बेटा जी, डिस्टल के सेंट्रियोल से बेटा जी अराइज हो गई यहाँ पे बेटा जी आपके यहाँ पे फ्लैजिला, यहाँ पे जो बेटा जी बिल्कुल मिडिल पीस से गई बेटा जी। इस एक्सेल फिलामेंट के आसपास बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हो गया इन दी स्पाइरल फॉर्म बेटा। तो मैं कहूंगा ये जो स्पाइरली अरेंज चीज आपको दिख रही है, ये क्या है मेरे बच्चा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो आपको दिख रही है वो क्या है बेटा जी, यहाँ पे एक्सियल फिलामेंट है, जिनसे फ्लैजिला बना है बेटा जी यहाँ पे। ये आपने कहा सर पूरी पूरी फ्लैजिलम फिलामेंट है बेटा। इसका स्ट्रक्चर होता है 9+2। ये सब कुछ बेटा सेल में आता है कि फ्लैजिला सीलिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है 9+2, और उसका हमेशा जो बेसल बॉडी होती है किससे बनी होती है, सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल बेटा जी पैदा करता है किसको, यहाँ पे सीलिया और फ्लैजिला को। तो वही चीज हम यहाँ समझा रहे हैं कि सेंट्रियोल से क्या पैदा होता है, सीलिया और फ्लैजिला। तो यहाँ सीलिया नहीं है, फिर क्या है बेटा जी, फ्लैजिला है, तो ये उससे पैदा हुआ है। ये मिडल पीस है, मिडल पीस में बेटा जी बैठा हुआ है क्या, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, और ये बेटा जी टेल पार्ट जिसमें है उसका ये फ्लैजिला। तो हम ये कहते हैं कि हमारा ह्यूमन का स्पर्म कैसा है बेटा जी, यहाँ पे फ्लैजिलेटेड स्पर्म है हमारा। कैसा है बेटा जी, फ्लैजिलेटेड है, फिर उसके बाद क्या प्रेजेंट होती है बेटा जी, फ्लैजिला। बोलो मेरे भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई? गुड, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है जो आपके सेंट्रियोल और बेटा सीलिया फ्लैजिला होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ बेटा जी माइक्रोट्यूब्यूल। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं बेटा जी उनका कितना यहाँ पे अरेंजमेंट है, तो ये उनके नंबर होते हैं। ये सेल टॉपिक मैं आपको लिंक भेजूंगा, हो जाएगा इस टॉपिक को देखना सेल वाले, ठीक है, सेल को पढ़ना है, सेल के अंदर नीचे जाएंगे। आज ही बोलेगा मेरे भाई, अरे ऑनलाइन वाले बच्चे सो गए क्या? अंशु, यस सर। सोना नहीं है गुड़िया? नहीं सर। आजी, वंशिका, आकृति, सुबह यस सर। सोने का नहीं है, सोने का नहीं है, जगते रहो, जगते रहो। और बोलो भाई कोई दिक्कत है तो? नो सर। ये है बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, फंक्शन की बातें करते, दोबारा सुनना वर्ड को। एक्रोसोम के पास होते हैं बेटा जी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसे हम कहते हैं स्पर्म लाइसीन। अगर मैं और अच्छी बात बोलूं तो यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं मेरे बच्चा, हम उनको नाम देते हैं स्पर्म लाइसीन, या हम उसे नाम देंगे जोना लाइसीन। ये नाम आपको बाद में फिर समझाएंगे, क्योंकि मेरे भाई जो एग की मेम्ब्रेन होती है उसका नाम होता है जोना पेलोसिडा। तो जो जोना पेलोसिडा को तोड़ने वाला एंजाइम उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे जोना लाइसिन। ये एक्रोसोम में है, ये चीजों का लाइसिस कोस करेंगे तो नाम क्या हो गया, यहाँ पे एक्रोलाइसिन। हम कहते हैं दीज आर द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अगला पॉइंट, ये हेल्प करते हैं पेनिट्रेशन ऑफ द बेटा जी स्पर्म में। ये टिप के ऊपर होते हैं, कैपिलरी स्ट्रक्चर होता है बेटा। आपने कहा जैसे ये है उसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में बैठा है बेटा क्या, यहाँ पे जेनेटिक मेटेरियल, जो बेटा हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ नहीं, किसमें यहाँ पे पॉलीअमाइन्स प्रोटीन साथ में, ये थोड़ा सा लार्ज इन द साइज है बेटा जी। आपने कहा इसके बाद क्या आगे सर, यहाँ पे नेक, और नेक में बेटा जी प्रेजेंट है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। जब आप फीमेल का गैमेट पढ़ोगे तो एग को पढ़ोगे तो एग में समझ में आएगा कि एग के गैमेट के पास सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, और सेंट्रियोल एक वो सेल स्ट्रक्चर है जो हेल्प करेगा सेल डिवीजन में बाय फॉर्मिंग द स्पिंडल फाइबर। वो स्पिंडल फाइबर बना के सेल के डिवीजन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो भैया जी फीमेल के गैमेट को आगे डिवाइड होने के लिए सेंट्रियोल चाहिए, वो उसके पास कमी है। ये कमी उसकी कौन पूरी करेगा बेटा जी, स्पर्म पूरी करेगा ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। तो ये सेंट्रियोल कहां जाएगा, फीमेल के गैमेट में जाना है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन बेटा। आप कहते हो सर आगे क्या है, तो मैं कहूंगा मिडिल का जो पीस है इसमें बैठा